हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे भारत में भू राजस्व प्रशासन व्यवस्था। ब्रिटिश राज में आपको पता है, जो कि मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुका हूं, कि बंगाल में प्लासी युद्ध के बाद यानी कि 1757 के बाद उनके पास में दीवानी और राजस्व अधिकार आ गए थे। तो जो राजस्व का जो अधिकतम भाग है, जो आपको पता है, वो आता है एग्रीकल्चर से। यानी कि अगर कर बढ़ाना है तो और आप कहाँ बढ़ाएंगे, इनके ऊपर के तबके पे आप बढ़ाएंगे नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको भू राजस्व यानी कि भूमि पर कर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि भूमि से ज़्यादा राजस्व आपको वसूलना पड़ेगा। इसको करने के लिए, यानी कि इसे अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित करने के लिए ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा भू राजस्व की प्रणाली लेकर के वो आए। ये जो सिस्टम लेकर के आते हैं, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप कर नहीं चुका पाते हैं तो फिर आप अपनी जमीन गिरवी रख सकते हैं। पहले वो लेकर के आए हैं, जैसे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। क्या है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्थायी एक बार कर दिया, अब उसके बाद कम ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास को आपको इतना देना है, बात खत्म हो। यह है स्थायी। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा और संयुक्त प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई थी। कहां कहां अपनाई गई थी, इनके नाम याद रखना है, नाम महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। स्थायी बंदोबस्त कहां कहां लागू था? पहला था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, NWF में आपको बताया है इसे, और उत्तरी कर्नाटक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। कब की थी? 1793 में। अब याद करो, अब 1757 में इनके पास सत्ता आती है बंगाल की, और धीरे धीरे ये मात्र आप कितना टाइम देखेंगे इसमें, 20 वर्ष का है, 20 वर्ष से भी कम का समय है। तो इसी में उन्होंने इस तरीका की व्यवस्था बना ली कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। और कौन कौन से प्रांतों में की गई, एक बार बोल दीजिए मेरे साथ ताकि आपको याद हो जाए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और कर्नाटक। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए। जो जमींदार था वो भूमि का क्या बना दिया, जिस जमी थी जिस पे, वो भूमि का स्वामी बना दिया। और जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे, तब तक उनकी भूमि पर अधिकार नहीं किया जाता था सरकार के द्वारा। यानी कि उनका जो अधिकार है वो सुरक्षित रहते थे। कब तक? जब तक वो सरकार को कर देते रहेंगे, तब तक ऐसा था। समझ गया? और अगर वो कर नहीं देते हैं तो उनकी जमीन का जो अधिकार है उससे वंचित उन्हें कर दिया जाएगा। और इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग शामिल था। यानी कि ये जो पद्धति थी, इसके तहत उन्होंने 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की थी। याद रखना है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं। लिखना कैसे है, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूं, और उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, शॉर्ट टर्म में आपको लिखना है। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखना। अब जैसे मैंने बोला स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो इनके नाम लिख लेने हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी जो प्रांत है। फिर दूसरा आपको लिखना है कब? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें क्या है? जमींदार को मालिक बना दिया गया। कब तक? जब तक वो इसका जो कर देता रहेगा तब तक। अगर नहीं देता है तो फिर इसको वंचित कर लिया जाएगा। तो सिर्फ क्या करना है आपको? जमींदार, जमी का मालिक प्लस 19% क्षेत्र पर ये लागू। इस तरीका से आपको कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखना है, ये सारा नहीं लिखना। और ये जमींदार, यानी कि जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों की देन थी और इसमें कोई आर्थिक उद्देश्य निहित थे। कई सारे आर्थिक उद्देश्य इसमें थे, जो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो सारे बता चुका हूं। इस पद्धति को जागीरदारी, ये जो जमींदारी वाला, जागीरदारी मतलब जिसके पास जागीर है, जागीर मतलब भूमि है। दूसरी मालगुजारी, एक ही, सारे का एक ही नाम है। जहां आप जागीरदारी कह लो या फिर
मालगुजारी, मालगुजारी, या इसे बीसवेदारी, 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 या इस्तमरारी, कोई भी एक नाम इसके लिए आप कह सकते हैं। और क्योंकि आपको मैं लिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अगर कोई सा भी इनमें से आता है तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम दे देगा आप कहेंगे कि हमें तो बस जमींदारी लिखा है, इस्तमरारी तो लिखा ही नहीं। ये व्यवस्था है, इसी का नाम है। भिन्न भिन्न नामों से इन्हें, ये जो नाम मैंने बताए, इससे इसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत भू राजस्व सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया, जैसे आपको नाम से याद है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। जबकि वह अन्य पद्धतियों में 10 वर्ष से 40 वर्ष तक के पश्चात भूमि कर को परिवर्तित कर दिया जाता था, यानी कि यहाँ है। और बाकी तो मैं आपको बताऊंगा। वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने के ऐसे कौन से कारण रहे होंगे, आप बताइए मुझे, जो मैंने आपको वैसे बता भी दिया है, अभी बता भी दिया है मैंने, लेकिन अब रिटन फॉर्म में हमें चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना है। मैं आपको बता करके निकल जाऊं तो उससे तो काम चलेगा नहीं। आप देखे होंगे कि एक नई तरीका की जो सोच है आपने, एक होता है एनिमेशन, एनिमेशन का नाम आपने सुना है। तो एनिमेशन के द्वारा उसमें क्या होता है, वो वीडियो बड़ी आसान है, मैं चाहूं तो मैं बना सकता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक मेरा इथिक्स इसे नहीं बोलेगा मैं इसे करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें मैं अपने उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। और मजे की बात है कि उस पर कमेंट इतने आते हैं कि भाई सर ये तो आपने मतलब उन्हें जैसे कि पूरा स्वर्ग मिल गया, आप तो एग्जाम यूपीएससी पास ही कर जाएंगे वो लोग, आप फेल नहीं करेंगे। सर ये तो बहुत अद्भुत है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो जिंदगी बदल। अरे भाई इससे कुछ नहीं करा। आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो क्यों को जानना पड़ेगा, आपको एक व्यवस्थित तैयारी करनी पड़ेगी। एनिमेशन की वीडियो देख करके आप 1 घंटा में पूरी कंप्लीट हिस्ट्री हो गया काम। भाई कम से कम अपने आप को बख्श दो, अपने आप पर कृपा करो कम से कम। और जो वीडियो आपको रियली में यूपीएससी की तैयारी करा रहा है, वहां पर अभी आप देखोगे कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर यूपीएससी आपको इंटरेस्ट नहीं है, यूपीएससी आपको नहीं लेगी। देखो एनिमेशन वीडियो। अगर वास्तव में सीरियस एस्पायरेंट आप हैं, अभ्यर्थी वास्तव में आप सीरियस है, या यूपीएससी में आप क्रॉस करना चाहते, अगर मजे के लिए पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते रहिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। अगर वास्तव में यूपीएससी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो जो मैं आज यहाँ पर करा रहा हूँ उससे बेहतर नहीं है। अगर आप क्रमिक रूप से चलते हैं मेरे साथ तो आपकी तैयारी, जो मैंने बोला था वाय को लेकर के, क्यों, इसको लेकर के होनी, सारी तैयारी क्यों के पीछे है। अगर आपको सारी लाइन में जो लिखा रहा हूं उसके पीछे का क्यों समझ आता है तो यूपीएससी की तैयारी सही चल रही है। अगर मैं आपसे क्यों का जवाब पूछूं, मैं पूछूं कि स्थायी बंदोबस्त क्यों लाया गया, और आप देखते हैं इधर उधर और कोई एकली बेकली बात गाने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी नहीं चल रही, आप रट्टू तोता हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उससे यूपीएससी आप पास कर नहीं पाएंगे। ये कठोर है लेकिन सत्य है, जितनी जल्दी स्वीकार कर लें। एक क्रमिक रूप से चलें, जिस तरीका से मैं यहां पर लेक्चर लेकर आ रहा हूं, एक क्रमिक रूप से, स्टेप बाय स्टेप, यूनिट बाय यूनिट, लेक्चर बाय लेक्चर, इस तरीका से चलना पड़ेगा, ताकि आपको एक होलिस्टिक वे में तैयारी हो। और क्यों को जानना है, सिर्फ तथ्य जान करके आगे नहीं बढ़ जाना है कि वास्को डी गामा यहां पर आ गया और उसका सम्मान हो गया और फिर इस तरीका से वो इमेज दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, यूपीएससी पास कर लेंगे क्या, इससे नहीं हो पाएगी। जो लोग उससे निकले हुए हैं, जिन लोगों ने उसे जिया है ना, यूपीएससी को सही से समझा है, स्टडी किया है, उनकी बात सुनो। और अगर वास्तव में यूपीएससी पास करना है तो जो मैं यहाँ पे करा रहा हूं उसे करते हुए मेरे साथ चलें। कठिन है ये डगर, लेकिन प्रभु तक पहुंचने की यही एक रास्ता है। यूपीएससी पास करने का ये एक रास्ता है, याद ध्यान रखना। आसान नहीं है ये, यूपीएससी इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि एनिमेशन की वीडियो देख कर और आपका काम हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो अपने आप पर कृपा करें, जितना मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इतना आप करते हुए चलेंगे। जिस वे में मैं करा रहा हूँ उसी वे में आप करते हुए चलेंगे, और नहीं तो एक कॉपी में एक साइड में लिख लेना, और जिस दिन पास कर दो तो यहाँ पे मेरा पास आ जाना कि एनिमेशन वीडियो देख करके यूपीएससी पास कर दिया। नहीं होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, अगर समझने के लिए आपको एनिमेशन का सहारा लिया गया है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन आपकी व्यूअरशिप लाने के लिए एनिमेशन बनाया गया है तो दिक्कत है। फिर आपका भला नहीं है, उसका तो हो जाएगा। उसका तो जो उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर आएंगे और उसमें से कुछ उसके कोर्स परचेज कर लेंगे, उसका काम यहाँ समाप्त हो जाता है। अब आप जानो अपनी लाइफ में क्या होना आपका।
तो इसीलिए साधन और साध्य दोनों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ करा रहा हूँ ना तो यूट्यूब पर आपसे पहले किसी ने कराया है, मैं भी चाहूँ तो 2-2.5 घंटा में ला करके वो एक एनिमेशन की वीडियो मैं करा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरा है कि परहित की भावना, स्वहित तो हो जाएगा, परहित जब सद जाएगा वास्तव में तो स्वहित भी सद जाएगा। तो इसे देखते हुए आप इसे लेकर के चलेंगे और अब आप लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त लाने के क्या कारण थे। स्थायी बंदोबस्त लिखेंगे इसमें, अगर आप जानना चाहते हैं। जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ये अब क्योंकि अब रिटर्न में करा रहा हूं बताने के लिए, तो मैं लगभग इसमें से सारा कुछ बता चुका हूं, लेकिन एग्जाम में रिटर्न करना है तो लिखाना जरूरी है। इसने कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित की। याद आ गया, वही बात है जो मैंने आपको बताया। बस कान को इधर से पकड़ो या हाथ घुमा करके पीछे से ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ना है। इसने सरकार को समय समय पर भू राजस्व के मूल्यांकन तथा भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए बाध्यता से मुक्त कर दिया। यानी कि अब समय समय पर उनको क्या नहीं करना, मूल्यांकन नहीं करना। एक बार लगा दिया कर, उसके बाद में एक निश्चित समय के लिए 10, 15, 20, 40 साल के लिए अब आपको इतना लेना है, तो बार बार मूल्यांकन नहीं करना, ऐसे कुछ। क्योंकि उद्देश्य एक है, उद्देश्य जो पहले मैंने बता दिया क्या है, स्थिर आय सुनिश्चित करना। और मूल्यांकन क्यों करना है, क्योंकि उन्हें कितने पैसा की जरूरत है उसके हिसाब से कर बढ़ा देंगे, ये है मूल्यांकन। और मूल्यांकन ऐसा कोई साइंटिफिक मूल्यांकन नहीं था कि भाई ठीक आपका फसल कम हुआ है तो आपका कम कर दे, नहीं, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। पूरी इतिहास की किताब पढ़ लेना, किसी भी मठाधीश की किताब पढ़ लेना, आपको इसके विषय में नहीं मिलेगा। उनका एक ही उद्देश्य था, वो था जितना इनसे कर लिया जा सके लो और अपना मूल देश के लिए भेजो और अपने आप को उन्नति करो। ये जो करना है, ये भूखे मरे, ये जो भी हो, इनका ये जाना है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने की प्रक्रिया में यह आशा की गई कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार कैसे होता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे होता होगा आप बताइए। क्योंकि मिडल मैन तो, क्योंकि सीधा तो सरकार जाएगी नहीं पैसा उठाने, नहीं जाएंगे ना। हाँ, तो कौन जाएगा, मिडल मैन जाएगा, मध्यस्थ। और मध्यस्थ जो है वो क्या करेगा, कुछ तो अपने पास रख लेगा या ज्यादा कर बढ़ा देगा। यानी कि उधर से 10% हुआ है तो इधर ये 12 या 15% कर देगा। एक ये भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार राजस्व का आकलन नहीं कर सकते थे। अब इसके अंदर ये जो स्थायी बंदोबस्त है वो अपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहां से 10% है, वो 12% नहीं कर सकते अब। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त आ गया। एक बार एक निश्चित हो गया कि आपको इतने % इतने समय तक देना है। तीसरा, राजस्व संग्रह का उत्तरदायित्व मध्य या जमींदारों को प्रदान किया गया था और इसने कंपनी पर प्रशासन का बोझ कम कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो है वो जमींदार के ही ऊपर डाले, यानी कि जिसकी जमीन है वो ही क्या करेगा, अब राजस्व देगा। उसका उत्तरदायित्व जो है मध्यस्थ या जो जमींदार है उसके ऊपर डाल दिया। और इसने कंपनी को जो है प्रशासनिक बोझ से कम कर दिया, क्योंकि पहले कंपनी के जो अधिकारी थे वो उगाते थे, लेकिन अब क्या है, जो जमींदार या जो मिडल मैन है वही उगाएगा। चौथा पॉइंट लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करते समय यह सोचा गया कि राजस्व की एक निश्चित मात्रा जमींदारों को कृषक में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, इसमें यह सोचा गया था कि राजस्व की एक निश्चित मात्रा जमींदारों को कृषि में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। समझ गए? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा, अब क्योंकि कैसे प्रेरित करेगी, सोचिए उसे क्यों प्रेरित करेगी। क्योंकि उन्हें यह पता है कि ये हमारा एक खेत है, अब इसमें क्या है कि भाई 10% या 10 रुपए देने हैं, सपोज करो 10 रुपए देने हैं। अब ये 10 रुपए, अगर वो 500 रुपए की फसल उगाते हैं तब भी 10 रुपए देने हैं, अगर 1000 रुपए की उगाते हैं तब भी देने हैं, अगर 400 की उगाते हैं तब भी देने हैं। अब बताइए आप कि जो जमींदार है, जो कृषक है, वो ज्यादा से ज्यादा उगाएगा या नहीं उगाएगा? उगाएगा। अगर ऐसा होता कि भाई अगर 400 की होगी तो उस पर अलग तरीका से टैक्स लगेगा, 500 की होगी तो उस पर अलग तरीका से लगेगा, 1000 की होगी तो उस पर अलग लगेगा। उसे लगेगा कि यार मैं कितना ही भी उगा लूं तो उसका जो दर है वो बढ़ता चला जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स जो सिस्टम है वो क्या होता है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स की जो दर है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, हाँ।
आगे लिखेंगे आप, 5वां पॉइंट लिखेंगे, एक ऐसे वफादार समूह का निर्माण किया गया जिसके हित भारत में ब्रिटिश शासन को जारी रखने की में निहित थे। यानी कि इस व्यवस्था से किस तरह के एक वर्ग का निर्माण हो गया कि वो चाहते थे, क्योंकि उनका लाभ था इसमें। मिडल मैन, अभी देखा ना आपको, कंपनी के जो लोग थे वो तो हटा दिए गए बीच से। अब कौन लाए गए हैं? उसी समाज में से लोग लाए गए हैं जिन्हें क्या कह रहे हैं, वो मध्यस्थ बोल रहे हैं, जो क्या उगा रहे हैं, ये जो टैक्स है इसे उगा करके कहां पहुंचा रहे हैं? सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब ये जो उगाने वाले लोग हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? ही करेंगे। और ये जो लोग हैं, इनके हित क्या है अब? कि ये जो व्यवस्था है, इनकी जो अंग्रेजों ने व्यवस्था लगाई हुई है, वो यहां पर रहे। ये तो चाहेंगे ना इस बात को। मानो एक गांव है ये, और इस गांव में मानो एक जमींदार जो मध्यस्थ है वो क्या करेगा? इस गांव का पूरा क्या उगाएगा? कर उगा करके सरकार को पहुंचाएगा। और ये जो कर उगा करके सरकार को पहुंचा रहा है, ये व्यक्ति भी क्या है? इसके पास भी कुछ पैसे बच रहे होंगे, इसने ज्यादा लगाया होगा, पक्का है, कुछ ना कुछ तो ये उगा रहा है उससे। और ये जो उगा करके वहां पहुंचा रहा है और अपने पास जो रख रहा है, ये कभी नहीं चाहेगा कि अंग्रेज यहां से जाए या अंग्रेज इस पद्धति को कभी खत्म करे, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए तो इससे क्या है कि मानो जितने भी गांव थे जहां जहां ये लगाई गई थी, जो मैंने अभी आपको बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जहां जहां भी लगाई गई थी, वहां जितने गांव थे जहां ये व्यवस्था लागू थी, वहां एक इस तरीका के वर्ग का निर्माण हो गया कि जो दिखने में तो भारतीय थे लेकिन हमेशा ब्रिटिश हित के लिए कार्य करते थे। अब आप देखेंगे ये जो व्यवस्था है, इसकी कमियों के साथ साथ इसके कुछ विशेषता है। अब विशेषता किसके लिए है? क्या भारतीयों के परिप्रेक्ष्य से हम देखेंगे या फिर अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य से? दोनों के परिप्रेक्ष्य देखेंगे, लिखेंगे विशेषताएं, क्योंकि प्रश्न जब आएगा तो वो पूछेंगे आपसे कि स्थायी बंदोबस्त क्या है और इसके क्या मजबूरियां थी या क्या कारण थे कि ये स्थायी बंदोबस्त लाया गया। इसकी विशेषताएं और कारण को गिनाइए या विश्लेषण कीजिए, स्पष्ट कीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस तरीका से आपके पूछेगा। तो ये मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स में तो यहां से प्रश्न आते ही है, प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न आते हैं। तो दोनों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। लिखेंगे विशेषताओं में, सभी खेतीहर इलाके विभिन्न जमींदारों में बांट दिए गए। खेतीहर इलाके यानी कि जहां जहां खेत थे उनको विभिन्न जमींदारों में बांट दिया गया। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। जमींदारों को एक निर्धारित कर की अदायगी करनी होती थी। यानी कि जो जमींदार है वो क्या है? एक निर्धारित कर की अदा करता था, मतलब जो सरकार को एक निर्धारित कर देता था। जब तक वह अपना कार्य कुशलता से संपन्न करता रहता था, तब तक वह अपनी जमींदारी का मालिक होता था। जमींदारी का मालिक, इसका मतलब अभी आप समझ रहे हैं। यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके अंदर सिर्फ वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मालिकाना हक देखेंगे तो यह जमींदार का हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और वह इसे बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था, या फिर इसे हस्तांतरित कर सकता था। हस्तांतरित का मतलब है ये एक व्यक्ति ये है और दूसरा ये है, तो अगर ये जमींदार है तो इसको बेच भी सकता है, इस व्यक्ति को मालिक है, इसको ये हस्तांतरित भी कर सकता है और इसको ये क्या कर सकता है? अदायगी भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीका से ये अपनी जो जमीन है उसको दे सकता है दूसरे को। और इसमें आप ये देखेंगे वह इसे बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, गिरवी भी रख सकता है। गिरवी रखने का आप समझ रहे हैं, मॉर्गेज करना, यानी कि एक वस्तु के बदले वस्तु को रख लेना है, पैसा दे देना है, वस्तु आप गिरवी रख देंगे। भूमि पर इसका अधिकार पैतृक व हस्तांतरणीय था। इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये प्रीलिम्स में आपको रखे हुए मिलेंगे। तो पैतृक और हस्तांतरणीय मतलब क्या है कि ये अगर ये मरता है, क्योंकि अमर तो ये है नहीं, तो ये अपने बेटे के लिए इसे दे करके चला जाएगा। अब इसका बेटा जमींदार हो जाएगा। समझ गए आप? अगर वो भी अंग्रेजों का लॉयल बनकर रहेगा, टाइम से कर पहुंचाएगा, उनके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, तो ये भी उसका मालिक बना रहेगा। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बेच सकता है, ये पॉइंट याद रख लेना, लिख लेना इसे। बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। और क्या है? एक यह पैतृक है, पैतृक अधिकार है, याद रखना। यहीं से पूछा हुआ प्रश्न भी है पहले भी। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था
तो उसकी जमींदारी नीलामी कर दी जाती थी। नीलामी का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर कोई एक ये कोई जमींदार है, अब इसने क्या है कि इसके बोला कि भाई ये मैं आपको आगे बताऊंगा, सूर्यास्त की पॉलिसी वो लेकर के आए थे। तो उसमें क्या है कि अगर आपने एक निश्चित समय तक उसे जमा नहीं किया तो ये आपकी जो जमींदारी है इसकी बोली लगा देते थे, वो कोई और व्यक्ति उसको परचेज कर लेता है, अब वो जमींदार हो जाएगा, वो टैक्स पहुंचाएगा। बस ये नीलामी का मतलब यही है, एक बोली लगा देते थे मार्केट में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, किसानों को काश्तकारों के समान निम्न दर्जा दिया गया। किसानों को काश्तकारों के समान निम्न दर्जा दिया गया और उनसे भूमि संबंधी और अन्य परंपरागत अधिकारों को भी छीन लिया गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ वो काश्तकार थे, मतलब आप जानते हैं ना कि भूमि पर कार्य करने वाले हैं, और जो भूमि पर कार्य करने वाले हैं वही क्या है, आप किसानों में और उनका जो बराबर का अधिकार दे दिए गए। मतलब आप भूमि पर क्या है, काश्तकार की तरह, कार्य करने वाले की तरह है। उनसे भूमि संबंधी जो पुनः परंपरागत अधिकार कुछ थे वो भी छीन लिए गए थे, क्योंकि परंपरागत अधिकार में ये था कि भूमि को मां माना गया, तो बेच नहीं सकते थे। भारतीय जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग भूमि आप बेच नहीं सकते थे, भूमि बेचने की नहीं थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप नदी पार नहीं कर सकते, जल को पार करके नहीं जा सकते, पाप है। ऐसी भूमि को बेचना भी क्या है, पाप है। तो वो क्या है कि पैतृक संपत्ति का मालिक तो था, समझ गए, उसका कुछ कुछ अधिकार थे, बेचने का अधिकार उसका नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, जमींदारों द्वारा लिए जाने वाला लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। ये इसकी विशेषता है। पांचवा, ये मैंने ऑलरेडी ऐसे बता दिया, आप उनमें से भी लिख सकते थे लेकिन कोई नहीं, लिखो आप। ब्रिटिश सरकार का किसानों से कोई सीधा संपर्क नहीं रहा। आपको मैंने पहले बताया कि पहले जो उनमें थे कि वो क्या थे कि इनके बीच में क्या था कि जो सरकार का ही व्यक्ति था वो कर को उगाता था, उससे भ्रष्टाचार था। लेकिन अब क्या है, संपर्क सीधा रहा नहीं, बीच में क्या है, जमींदार है, और वो जमींदार क्या है, कुछ भी कर सकता है, जैसा आपको मैंने बताया। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 स्वयं रखना होता था। यानी कि कंपनी को कितना देते हैं, 10/11, और स्वयं कितने रखते हैं, 1/11। एक भाग अपने पास और 10 भाग कंपनी को। समझ गए आप? समझ गए ये वाली बात? हाँ, 7वां पॉइंट लिखेंगे, तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदार को दे दिया गया। वो कह रहा है कि देखो, अगर ये आपके ऊपर है कि जो तय की गई राशि अगर आप उससे ज्यादा उनसे उगा लेते हैं, वसूल कर लेते हैं, तो वो आपके पास रहेगी। हालांकि कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था भी की थी कि जमींदार किसानों से लिखित समझौता, यानी कि जिसे बोलते पट्टा जानते हैं ना, हाँ, पट्टा, लिखित समझौता करेंगे और इसमें किसानों द्वारा दिए जाने वाले राजस्व का वितरण होगा। ठीक है, किसान कितना राजस्व दे रहे हैं उसका जो एक पट्टा, जिसे बोलते हैं पट्टा, ठीक है, जो किसानों के बीच और जमींदार के बीच में क्या होगा, एक हस्ताक्षरित लेख है, पट है। ठीक है, हाँ, राजस्व का विवरण होगा। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि इससे किसानों पर होने वाले शोषण में कमी आएगी। व्यवहारिक तौर पर वस्तुतः किसी किसान को पट्टा नहीं दिया गया और किसान पूर्वतः जमींदार की दया पर आश्रित थे। समझ गए आप? आश्रित थे, यानी कि ये जो पट्टा है इसमें कितना वो कर दे रहे हैं, ये पट्टा होगा। लेकिन ये जो पट्टा है, कॉर्नवालिस ऐसा मानता था, जो कि संभवतः आपको मैंने बताया है कि ये जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उनका ये मत जरूर है, लेकिन उनकी कोई ऐसी मंशा है नहीं कि किसानों पर अत्याचार ना हो या किसानों का शोषण ना हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन छवि तो धोनी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखना होगा, तो इसी के लिए ये लिख दिया कि कॉर्नवालिस तो ऐसा सोचता था कि जो शोषण है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत के लोग ही भारत के लोगों का शोषण कर रहे थे। वो जमींदार इंग्लैंड से तो आए नहीं थे, वो जमींदार तो इसी गांव के और उस समाज के बीच के लोग थे ना। तो ये जो उसी समाज के बीच के लोग हैं वो समाज पर अत्याचार कैसे करेंगे, ये है सोच। लेकिन आप जानते हैं, पावर करप्ट एंड पावर करप्ट एब्सोल्युटली। पावर जो शक्ति जो होती है वो भ्रष्ट करती है, और जब संपूर्ण शक्ति आती है तो संपूर्ण भ्रष्ट करती है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपके बीच के लोग हैं तो आप पर अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अगर पावर आती है तो बिल्कुल करेंगे। अब आप देखेंगे इसके प्रभाव और परिणाम क्या हैं, ये एक्ट के जो प्रभाव क्या हैं, ये जो लाए हैं स्थायी बंदोबस्त, इसके प्रभाव और प्रमाण क्या, परिणाम क्या हैं, परिणाम क्या है इसके, लिखेंगे।
दीर्घ अवधि में ब्रिटिश राज्य को ही सर्वाधिक क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि भविष्य में होने वाली राजस्व में वृद्धि से राज्य को कोई भाग प्राप्त नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा भाई आपने स्थायी कर दिया, लेकिन जो स्टेट है, जो माल होता है, आप जानते हैं, आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन जैसी एक टर्म है। अगर रुपये का एक निश्चित मूल्य हम कर दें, यानी कि अपने जेब में रखें, तो उसका मूल्य आने वाले समय में कम होता चला जाएगा। आज आपने 10 रुपये रख लिए अपनी जेब में या अपनी गोदरेज में, तो आने वाले 2 साल 3 साल में क्या उसका मूल्य 10 रुपये रह जाएगा? नहीं। उदाहरण के लिए आप कहोगे तो 10 का ही तो नोट रहेगा सर, नहीं। अब जो 10 रुपये का नोट आज आपने अपनी कहीं दुबका करके रख दिया, आज जो 10 रुपये का नोट है उससे आप कोई भी वस्तु परचेज करते हैं, खरीदते हैं, हो सकता है उसका मूल्य कितना हो? 10 रुपये हो। लेकिन 2 साल बाद जब आप उसी वस्तु को खरीदेंगे तो मे भी उसका मूल्य क्या हो? 10 रुपये से ज्यादा हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि जो रुपये की वैल्यू है वो क्या हो गई? कम हो गई। इसके सापेक्ष देखते हैं। मैंने आपको सारा कुछ बताया है कि यहां पर कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, हम सब सापेक्ष हैं। ये पूरी प्रकृति जो है वो सापेक्ष है एक दूसरे के। तो जितना भी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे निरपेक्ष नहीं पढ़ेंगे, आप सापेक्षता का सिद्धांत आप जानेंगे कि हर वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष है। तो यहां पर जो है अब ये 10 रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो वस्तु जो है अब 10 रुपए की ना रही हो। आप जानते हैं वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ जाता है। उसका कारण क्या होता है? मैं वैसे आपको इकोनॉमिक्स में ऐसा पढ़ाऊंगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, लेबर कोस्ट, लैंड कोस्ट, ये फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन माने जाते हैं। लैंड, लेबर एंड रिवेन्यू, समझ गए? इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लाइफ ऑफ द जो लिविंग कॉस्ट बढ़ती है। तो ये सारे कारण होते हैं जो इन्फ्लेशन लेकर के आते हैं, और जो रुपये की वैल्यू वो कम हो जाती है। तो इसके साथ भी यही हुआ कि इन्होंने तो स्थायी कर दिया, भाई ठीक है, हमने एक सील लगा दिया, यहाँ पे सीलिंग कर दिया, लेकिन अब इसके ऊपर क्योंकि 2 साल में 3 साल में क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इनके पास तो जो निश्चित मात्रा इन्होंने लगाई थी 10 रुपये या 100 रुपये एकड़ के हिसाब से वही रहा, लोगों की आय बढ़ती चली गई। तो इससे क्या है कि दीर्घ अवधि में ब्रिटिश राज को इसकी क्या हुई? क्षति हुई, क्योंकि जो रेवेन्यू उन्हें प्राप्त होना था अब वो नहीं हुआ। उनको तो एक निश्चित रेवेन्यू प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे ये? क्योंकि अब इसे बदलेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। चूंकि भू राजस्व को स्थायी रूप से तय किया जाना था, इसीलिए उच्च दर पर तय किया गया था। लगान की दरें निरपेक्ष रूप से अत्यधिक तय की गई थी और परंपरागत दरों को पूर्णतः नजरअंदाज किया गया। इसने कृषकों पर राजस्व का भारी बोझ डाल दिया। अब इन्होंने क्या किया? क्योंकि अब दोबारा से इन्होंने इसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद में उच्च दर तय की गई। अब उच्च दर जो तय की गई थी उसमें क्या है कि ज्यादा तय की गई जोश में, यानी कि पूरा घाटा जो पहले ही ना हुआ है उसे पूरी करने के लिए। अब इससे क्या होगा? कृषकों पर ज्यादा बोझ आ जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यद्यपि जमींदार हेतु राजस्व की एक लिखना, यद्यपि जमींदारों हेतु राजस्व की एक निश्चित दर तय की गई थी, फिर भी किसानों से राजस्व वसूली हेतु कई नियम निर्धारित नहीं किए गए और जमींदारों ने किसानों से अत्यधिक राजस्व की मांग की। मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बताया है, भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं, यानी कि उनके लिए तो स्थायी था। अंग्रेजों जो सरकार है उसने तो स्थायी कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने जमींदारों के और किसानों के बीच में उसे स्थायी नहीं किया था। आप समझो पहले मेरी बात, आपको शायद ये समझ में नहीं आए। यानी कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो अंग्रेजी सरकार और जमींदार के बीच में स्थायी था। कितना था? अभी जैसे मैंने आपको बताया है 10/11 तो सरकार ले लेगी और 1/11 कौन लेगा? ये जमींदार ले लेगा। याद रखना इस बात को। अब ये इन दोनों के बीच में तो स्थायी था कि 10/11 और 1/11 ही रहेगा, लेकिन जमींदार और किसान के बीच में एक पट्टा, जो मैंने आपको बताया, पट्टा निश्चित किया गया, लेकिन वो पट्टा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कानून तो बहुत अच्छे बनते हैं आज भी। एक टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी क्या है? लेट इट बी, छोड़ो, आगे देखेंगे, कल देखा जाएगा। इस तरीका की जो मेंटेलिटी है वो भारतीय मानसिकता है। ये नहीं कि जो है वो है उसे लागू करा जाएगा, नहीं, ये नहीं चलता यहाँ पे। तो इसी कारण से आप कानून बनाओ। कितने कानून बने? भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया था और कानून बना था, लेकिन
आज भारत ही वो देश है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। आपने देखा होगा अभी 2 महीना पहले ही भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है? भारत एक ऐसा देश है जिसके कानूनों के बीच में ही क्या है, डिफरेंसेस हैं। संविधान कुछ कहता है, आईपीसी कुछ कहती है, और उसको एग्जीक्यूट करने वाली सीआरपीसी कुछ कहती है। उन्हीं के बीच में अभी तक मैरिज की भी आयु निश्चित नहीं हो पाई है। तो इस तरीका के विरोधाभास ये 2023 में है। तो जब तक कोडिफाइड नहीं होगा तो ये स्थिति बनी रहेगी। अब इनके बीच में जो पट्टा था उसे कभी एग्जीक्यूट किया ही नहीं गया। अगर वो पट्टा जो इन्होंने बताया था कि भाई इसके अंदर आप किस तरीका का राजस्व उगा रहे हैं वो सबका आप लेखा जोखा करेंगे, वो बना नहीं। तो जमींदार और किसान के बीच में इस तरीका की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी कि आपको कितना उगाना है इनसे, और इससे भ्रष्टाचार बढ़ा, सीधी सी बात है। और दूसरा हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, आप और लिखें, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, दूरस्थ जमींदार वर्ग, ऐसे जमींदार जो अपनी जमींदारी क्षेत्र के स्थान पर शहरों में रहते थे। मैंने जैसा आपको बताया, अंग्रेजों ने जमींदार रख लिए, जमींदार ने कोई और रख लिया अपने नीचे। समझ गए? भारत के अंदर एक नौकर भी दूसरा नौकर रखने की इच्छा रखता है, आपको भी पता नहीं है अभी। भारत के अंदर जो जाति है, जाति व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा बड़ी देन नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। वर्ण व्यवस्था तो वेदों के जो उत्तर वैदिक काल है वहां से आई है, उत्तर वैदिक काल से है। ये भी वैदिक काल से नहीं है, याद रखना, ये उत्तर वैदिक काल से है। लेकिन जाति व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, जो ब्रिटिश यहां पर रहे उनकी देन है जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था का जो अभिशाप है ये है कि भारत के अंदर आप कितनी भी एक छोटी जाति देख लीजिए, वो भी बता देगा कि मेरे भी नीचे एक छोटी जाति है। यानी कि हमें, हमारे अंदर जो है बड़ा बनना, बॉस बनने की एक अलग ही तरीका की चुल है, एक अलग तरीका की चुल मची हुई है कि हम बॉस हैं, हम उच्च जाति के, हम ये हैं, हम, पता ना क्यों है ये समझ से परे है। और ये समाज को तोड़ने वाली, समाज को कमजोर करने वाली, और जो संविधान कहता है भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने वाली है ये भावना। और इसको कानून बना करके दूर नहीं कर सकते। मैं जैसा ऑलरेडी आपको कई लेक्चर्स में बता चुका हूं, सामाजिक बुराइयों को सामाजिक जागरण से ही दूर किया जा सकता है, कानून नहीं। और भारत की तो और भी दूसरी जो अभी स्थिति मैंने आपको बताई है, कानून तो बन जाएगा लेकिन कानून को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कानून तो बहुत अच्छे बना लीजिए, लेकिन क्या वास्तव में वो सब पर समान रूप से लागू होंगे, या वो लागू भी होंगे, या हमारी व्यवस्था उन्हें कैसे समझेंगी, ये बड़ी बात है। ठीक है, हाँ। तो जो मैंने आपको बताया, जो जमींदार थे वो गांवों में रहते ही नहीं थे। अब आप समझ गए, जो जमींदार है उसके पास तो पैसा है, वो गांवों में नहीं रहता, वो कहां चला गया, शहर में चला गया। उसने अपने नीचे एक और जमींदार रख लिया, कोई नौकर। अब बताइए मुझे, पहले तो ये जमींदार इसके नीचे जो होगा वो क्या अत्याचार नहीं करेगा? वो तो जमींदार का भी जमींदार समझेगा अपने आप को, समझ गए? वो जमींदार का भी जमींदार समझेगा अपने आप को, और वो इन लोगों से क्या है, मनमानी उगाएगा। तो सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? कृषक वर्ग का, समझ गए? तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ या सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? वो हुआ कृषक वर्ग का। लिखेंगे, किसानों को न केवल अपनी संपत्ति संबंधी अधिकारों को त्यागना पड़ा, अपितु उन्हें पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, और इस रूप में किसानों को दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा। और दोहरा अन्याय जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो अंग्रेजों का अन्याय, फिर उनके नीचे जमींदार, और जमींदार के नीचे फिर एक और जमींदार आ गया जो उसने रखा था अपने लिए। लिखेंगे, 5वां पॉइंट लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने का कारण एक भारत में जमींदारों के रूप में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था, जो मैं ऑलरेडी बताया हूं आपको, जो लूट खसोट से संतुष्ट हो जाए और ब्रिटिश शासन के प्रति समर्पित हो। यानी कि वो ब्रिटिश शासन के प्रति तो समर्पित हो लेकिन लूट खसोट से संतुष्ट हो जाए। समझ गए? वो कभी नहीं चाहेगा कि अंग्रेज यहां से जाएं या ये व्यवस्था कभी खत्म हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कई जमींदार भी निर्धारित राजस्व नहीं जमा कर पाते थे, और उनके संबंध में सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ, जिसे मैं अभी आपसे बता रहा था, ये कौन लाया था, याद रखना इसे। ठीक है, सूर्यास्त कानून
सनसेट लॉ का पालन किया जाता था, और सनसेट लॉ का मतलब है एक निश्चित तिथि अगर वो नहीं जमा करते हैं कर तो उनकी जो जमीन है उसको क्या कर दिया था, नीलाम कर दिया जाता था, बोली लगा दी जाती थी और कोई और खरीद लेता था। समझ गए? ये बात आप समझ गए? हाँ। अब आप देखेंगे व्यवस्था के दोष क्या हैं, दोष यानी कि इसकी कमियां क्या हैं। मेंस का प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, अगर आपने यहां से कर लिया तो मेंस का प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। कैसा भी प्रश्न यूपीएससी पूछेगी, किसी भी एंगल से पूछेगी तो आप उसे एड्रेस कर पाएंगे, ये मैं पक्का आपको 100 नहीं 110% आपको इसको अश्योर करता हूं, और इस एश्योरेंस के साथ आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखेंगे। इस व्यवस्था की आलोचना में होम्स ने कहा है, होम्स मतलब एक इतिहासकार है, होम्स ने कहा है कि स्थायी व्यवस्था एक भयानक भूल थी। यहाँ के कृषकों ने इससे कुछ भी लाभ नहीं उठाया। जमींदार अपने लगान को तय समय में जमा करने में असमर्थ रहे और साथ ही उनकी भूमि को सरकार के लाभ के लिए बेच दिया गया। दूसरा पॉइंट, इस व्यवस्था के लागू होने से सरकार का किसानों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा। परिणामतः सरकार किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण उनके प्रति उदासीन बनी रही। अब आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, परिणामतः सरकार किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण उदासीन बनी रही। आप मुझे बताइए ये बात क्या सही है? ये बात सही है क्या? क्या ये सरकार नहीं जानती थी कि अगर हम मिडिल मैन लेकर के आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे? ये सब क्या है, छवि धोने का कार्य है कि कहीं ना कहीं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को सही सिद्ध कर दें, उसकी छवि धो दें कि सरकार को तो पता नहीं था। इसमें ये तो लिखा है सरकार किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं थी, इसमें क्या लिखा है? ये तो लिखा है कि सरकार को नहीं पता कि भारतीय ही भारतीयों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं। अगर सरकार को पता होती तो बड़ी दयालु थी। आप समझ रहे हैं इसे? तो आप इसे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। आईएएस बनो लेकिन इंडियन रहना, समझ गए? बिलायती मत बनना, अंग्रेज मत बन जाना कि दिखने में हो भारतीय और पूरा माइंड जो अंग्रेजी भाषा ही समझ आती हो, उनकी ही जो लैंग्वेज है, और भारत के अंदर डिफरेंस ना कर पाओ। इसलिए खाने कमाने की भाषा अंग्रेजी रखो, लेकिन जब बोलो तो अच्छी हिंदी बोलो, अच्छी संस्कृत बोलो, अपनी भाषा सीखो, संस्कृत सीखो। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो संस्कृत सिखाते हैं। वेद पढ़ो, अपनी सभ्यता से जुड़े रहो, और आईएएस बनो। जरूरी है क्या कि आप आईएएस नहीं बन सकते? भाई आप आईएएस बनो, उससे सिर्फ वहां तक सीमित रखो। ठीक है, लिखेंगे आगे। इस व्यवस्था के लागू, ये मैंने आपको बताया है, बाढ़ व अकाल के समय सरकार मालगुजारी वसूल में कोई छूट नहीं देती थी। अब तो देखो दूसरा ही सेंटेंस उससे क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। पहला क्या है, सरकार को पता नहीं थी, लेकिन बाढ़ और अकाल का भी सरकार को नहीं पता था, लेकिन वो कोई छूट नहीं देती थी। और जमींदार किसानों की आर्थिक शोषण करते थे, और जमींदार क्या करते थे, किसानों का आर्थिक शोषण करते थे। तो बात जो लिखा है, क्या भांग खा करके ये लिखा है, मुझे तो समझ नहीं आता कि पहला ही जो दूसरा सेंटेंस है पहले से क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ, जमींदार, नेक्स्ट लिखेंगे, जमींदार द्वारा लगान न देने पर उनकी भूमि बेदखल कर दिया जाता था। मैंने अभी बताया आपको, नीलाम कर दिया जाता था, जिसके अंतर्गत व्यवस्था थी कि निश्चित दिनों की सूर्यास्त से पहले लगान को अवश्य ही जमा करा दिया जाए। ऐसा न करने पर जमींदार को जागीर के अधिकार से मुक्त कर दिया जाता था और उनकी पूरी अथवा जागीर जब्त करके सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया जाता था। इस नियम से होने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए वर्तमान के राजा जैसे कुछ जमींदारों ने अपनी जमींदारी को कई टुकड़ों में बांट दिया था। उन्हें पटना तालुक कहते थे। इन सभी इलाकों पर एक पटनीदार के अधीन कर दिया गया, और जो नियमित राशि का वचन देता था। यानी कि अगर बड़ी जागीर है तो उसे छोटे छोटे पट्टों में बांट देंगे, और जो पट्टे हैं वही क्या है, पटनी व्यवस्था, बाद में उसे बोलेंगे। पट्टा याद रखो आप, अभी भी आप, मुझे लगता है कि जैसे कुछ पट्टा जैसी व्यवस्था अभी भी है क्या। आप देखेंगे जहां पर ये गवर्नमेंट की जो जमीन होती है वहां पर कुछ पट्टे कटते हैं, याद है कुछ आपको? ऐसा शब्द आपने सुना होगा, यही वर्ड है वो। अगर जागीर बड़ी है तो वो क्या है, पट्टों में काट देंगे उसे। और जो उनको, भाई एक बड़ी जागीर है सपोज करो, अब उसकी नीलामी हुई, एक व्यक्ति नहीं है बना, इतना बड़ा कोई नहीं है कि उसे जागीर को नीलामी में कोई खरीद पाए। खरीद लेता तो बेहतर है, वो तो बढ़िया है, लेकिन नहीं खरीदता है तो
फिर उसके अलग अलग हिस्से कर दिए जाएंगे, और फिर उसके जो पटनी व्यवस्था लेकर आए कि ठीक है बहुत सारे लोगों में उसको दे दिया जाए, और वो लोग अब उसका टैक्स देंगे। समझ गए आप? हाँ, याद रखना पटनी क्या है। और जो पटनीदार उन्हें कहा जाता है, जैसा जमींदार वैसे ही पटनीदार। ठीक है, पटनी जब्त करके बेच दी जाती थी, और इस व्यवस्था से किसानों के शोषण में और अधिक वृद्धि हुई। समझ गए आप? और लास्ट पॉइंट आप इसका लिख लेंगे, इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त में व्याप्त खामियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इससे कंपनी की आय में कमी, भूमि की उर्वरता शक्ति का नष्ट होना। एक एक पॉइंट को याद रखना, आय में कमी तो समझ में आ गई आपको, लेकिन भूमि की उर्वरक शक्ति कैसे नष्ट हो गई, और जमींदारों के अधिक शक्तिशाली होने का सहयोग मिला। ये भी आपको समझ में आ गया कि जमींदार शक्तिशाली कैसे हो गए, क्योंकि ज्यादा पैसा वसूलते होंगे। लेकिन ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट, ये कैसे हो गई होगी बताइए मुझे। भूमि की उर्वरा शक्ति किस तरह से नष्ट हुई होगी? आया कुछ समझ में? भाई इस दिमाग को खोलना है, आईएएस बनना है ना। सिर्फ इमोशन से नहीं बन सकते आप। वो मत समझ लेना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सुनते हैं ना, वो क्या है जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे सोचो, ऐसे कहो, ये लो वो लो, और उससे आप अपने समझ जाओगे कि आपके पास आपका उद्देश्य आ रहा नहीं होगा। व्यवस्था, समझ गए? व्यवस्था यानी कि स्वचालित सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ियां हैं। तो अपने जो भविष्य को इन बकवास से बाहर निकालो। एनिमेशन की वीडियोस के जो ये बना रहे हैं, इससे होने वाला कुछ नहीं है। जो यहाँ करा रहा हूँ 100% यूपीएससी इससे पास होगा। कठोर है, कठिन है, समझो, बार बार सुनो, नोट्स तैयार करो, क्वेश्चन लिखने का प्रयास करो, मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट करो अगर आप लिखते हैं। इसे देखना है, इससे आपका यूपीएससी क्लियर होगा। क्यों को शामिल करो, क्यों अपने आप से पूछो अपने आप से, ऐसा क्यों हुआ होगा, वैसा क्यों हुआ होगा। अरे मुझे बताना कि भूमि की उर्वर शक्ति को नष्ट कैसे हुई होगी। मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया है, इसे सुनना बार बार और इसे बताना मुझे कि भूमि की उर्वर शक्ति कैसे नष्ट हुई होगी स्थायी बंदोबस्त से। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर्स आपको शेयर करने हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाने हैं, और इन्हें शेयर करें, देखें बार बार। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।